आज की कक्षा में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। तो आइए पढ़ते हैं समास के बारे में। जो हमारी अधूरी चर्चा रहती थी उसके बारे में आज फिर शुरू करते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि समास के भेदों का विग्रह किस प्रकार हुआ था। 4, 5, 6 इस प्रकार हुआ था। तो हम पढ़ रहे थे जो हमारे हिंदी में 6 भेद होते हैं। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा। अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा। पहला भाग लिया था हमने कौन सा, अव्ययी भाव समास। यानी कि क्या था अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में हमारा आया था कि क्या अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा बच्चे कि क्या क्या होगा। एक तो ये हमें क्या भाव देगा, अव्यय का भाव देगा। नाम से ही पता चल रहा है कि अव्यय का भाव देगा। ये हम पढ़ चुके हैं, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा, समस्त पद का प्रथम पद बच्चे क्या होगा। समस्त पद का प्रथम पद आपका होगा उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, प्रधान होगा और योग में किसके करेगा, संख्या का करेगा। किसका योग करेगा, संख्या का। ये बात हमने किस में पढ़ी, अव्ययी भाव समास में। इससे अगला हमने पढ़ा कर्मधारय समास। कौन सा समास पढ़ा, कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने क्या पढ़ा, कर्मधारय समास में हमने पढ़ा कि विशेषण के योग में क्या होगा, संज्ञा होगा। विशेषण के योग में कौन आ जाएगा बच्चे, संज्ञा शब्द आ जाएंगे। यानी कि और विशेषण हमारा कैसा होगा, विशेषण होगा बच्चे हमारा असंख्यावाची। विशेषण कैसा होगा, असंख्यावाची होगा। और इसमें एक बात और मुख्य पड़ी थी कि एक तो उपमेय और उपमान के बारे में, दूसरा जो हमारा विशेषण शब्दों का दोहरान होता है तो वहाँ भी कौन सा समास होगा हमारा, वहाँ भी हमारा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तीसरा हमने पढ़ा, तीसरे समास के बारे में हमने पढ़ा जो हमारा द्विगु समास था। कौन सा समास था, द्विगु समास। द्विगु समास में भी हमने क्या पढ़ा कि विशेषण के योग में संज्ञा आना। क्या, विशेषण के योग में संज्ञा। लेकिन क्या फर्क रहेगा, यहाँ भी विशेषण का योग और यहाँ भी विशेषण का योग है। संज्ञा शब्द हमारे चल ही रहे हैं तो ध्यान रखिए यहाँ पर विशेषण कैसा होगा, संख्यावाची होगा। कैसा होगा, संख्यावाची होगा। ये बातें हम पिछली कक्षा में पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। आज बात करते हैं अपने किसकी, द्वंद्व समास की। किसकी बात करते हैं, द्वंद्व समास की। देखिए द्वंद्व समास, जब हमने पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद पढ़े थे। कितने पढ़े थे, 4 भेद पढ़े थे। उन चारों में ये कौन सा समास है, उभय पद प्रधान समास है। कौन सा है, उभय पद प्रधान समास। उभय पद प्रधान समास यानी कि दोनों पद प्रधान, यानी कि दोनों पद प्रधान। अब जब दोनों पद प्रधान है तो दोनों बराबर वाले होंगे, यानी कि टक्कर वाले होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये टकराव वाले शब्द होंगे। कैसे होंगे, टकराव वाले शब्द होंगे। ये बात हमें जब हमने शुरू में पढ़ा था कि समास के पदों की किसके आधार पर, पदों की जो हमारी प्रधानता थी उसके आधार पर 4 भेद होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। तो उसके बाद हमें पता चला कि जो हमारा द्वंद्व समास होता है वो उभय पद प्रधान समास होता है और जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो परिभाषा क्या रहेगी, परिभाषा देखते हैं हम। परिभाषा होगी बच्चे इसकी, क्या होगी कि जिस समस्त पद में, देखिए जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों, दोनों पद प्रधान हों, प्रधान हों तथा क्या हो बच्चे, एक दूसरे के, इस बात पर ध्यान देना, एक दूसरे के विलोम तथा
विलोम जैसे हो। फर्क रहेगा दोनों बातों में बच्चे, कि विलोम और विलोम जैसे होना, फर्क है दोनों में। उदाहरण देंगे हम आपको इसके बारे में। वहाँ जैसे हो, वहाँ कौन सा समास होगा बच्चे? वहाँ आपका द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों तथा एक दूसरे के विलोम तथा विलोम जैसे हों, वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ हमारा द्वंद्व समास आता है। तो बच्चे पहले इस बात को देखें एक बार, विलोम तथा विलोम जैसे। विलोम तो हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। क्या अर्थ देते हैं? विपरीत अर्थ देते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं, टकराव वाले हैं। अब बात करें विलोम जैसे, मैं यहाँ पे विलोम जैसे शब्द का उदाहरण लिख रही हूँ आपके सामने। विलोम जैसे, देखिए मैंने लिखा दूध रोटी। क्या लिखा? दूध रोटी। अब ये बताइए मुझे, जब मैंने दूध रोटी लिखा तो क्या दूध और रोटी एक दूसरे के विपरीत है? नहीं। लेकिन हमने इनको विलोम जैसे क्यों कहा? क्योंकि ये पेय पदार्थ है और ये खाद्य पदार्थ है। ये कौन सा पदार्थ है? पेय पदार्थ है। और ये हमारा खाद्य पदार्थ है, जिसके आधार पर हमने इनको क्या कह दिया? विलोम जैसे शब्द। कौन से शब्द कह दिया? विलोम जैसे शब्द। अब बात करें इनके समास के, जो विग्रह की बात करेंगे, दोनों टकराव की बात करेंगे, दोनों टक्कर वाले शब्दों के विग्रह की बात करेंगे, तो देखिए बच्चे, जो टकराव वाले शब्द होते हैं, यानी कि द्वंद्व समास विग्रह के आधार पर इसके कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे द्वंद्व समास के। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, द्वंद्व समास के विग्रह के आधार पर। किसके आधार पर? विग्रह के आधार पर कितने भेद होते हैं? विग्रह के आधार पर बच्चे 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। बच्चे ध्यान दें, कौन से कौन से? पहला रहेगा आपका इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा रहेगा विकल्प द्वंद्व समास। कौन सा? विकल्प द्वंद्व समास। तीसरा रहेगा बच्चे आपका, तीसरा रहेगा समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। तो हमने क्या पढ़ा कि द्वंद्व समास के विग्रह के आधार पर कितने भेद हुए? 3 भेद हुए। अब आगे बात करते हैं, जो 3 भेद हुए हैं वो किस प्रकार हुए हैं। एक बच्चे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि द्वंद्व समास में हमेशा कौन सा चिन्ह आता है? योजक चिन्ह आता है। तो बच्चे योजक चिन्ह हमने अव्ययी भाव समास में भी लगाया था। किस में लगाया था? अव्ययी भाव समास में, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिन दिन, कानों कान। तो योजक चिन्ह को ध्यान में ना रखकर शब्दों की जो प्रधानता है या शब्दों का जो मूल्य है, उसके आधार पर हम शब्दों के भेदों को देखेंगे। किस पे देखेंगे? उसके आधार पर ही हम शब्दों के भेदों को देखेंगे। अब देखिए, जो अगला भेद हम पढ़ रहे हैं, जो इसके 3 भेद हमने पढ़े, क्या पढ़े? इसके 3 भेद पढ़े हमने, इतरेतर द्वंद्व समास, विकल्प द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। अब यहाँ मैं लिख रही हूँ इनको, देखिए। पहला लिखा मैंने इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा लिखा बच्चे कौन सा? विकल्प द्वंद्व समास। विकल्प द्वंद्व समास। और हमारा तीसरा कौन सा बच गया? हमारा तीसरा बच गया बच्चे, तीसरा कौन सा बच गया? तीसरा बचा हमारा समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। देखिए बच्चे, अब पढ़ते हैं इनके बारे में। मैंने शब्द लिया आपके सामने, शब्द लेते हैं पहले। माता पिता एक दूसरे के विपरीत हैं?
बिल्कुल विपरीत है। टकराव वाले हैं, बिल्कुल टकराव है। यानी कि दोनों पद प्रधान हैं, बिल्कुल। माता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है और पिता भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस समास से, इस शब्द से मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ या क्या बताना चाह रही हूँ वो देखिए। इनका विग्रह करते हैं। अगर माता पिता इतरेतर में होता है तो क्या लिखेंगे? माता और पिता। क्या लिखा? माता और पिता। विकल्प में मैंने लिखा क्या? माता या पिता। माता या पिता। बच्चे विग्रह पे ही ध्यान दें। और तीसरा मैं लिख रही हूँ माता पिता आदि। माता पिता आदि। आदि शब्द कब लगाते हैं? इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम? ETC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ETC लिख देते हैं। अब देखिए क्या बात महत्वपूर्ण होगी। यानी कि इतरेतर में क्या आएगा आपका? और आएगा। क्या आएगा? और। विकल्प यानी कि चुनना है हमें। क्या चुन लिया हमने? या दोनों में से किसी एक को। यहाँ पे माता और पिता दोनों ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ पे माता होगी या पिता होगा, दोनों में से एक ले लिया जाएगा। यहाँ पे माता पिता या घर में कोई अन्य भी आपका अभिभावक है उसको भी शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे मुख्य बात क्या रहेगी कि उन जो अन्य होते हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो देखिए इतरेतर जो होगा बच्चे, इतरेतर में क्या आएगा? इतरेतर में आएगा आपका हमेशा जो आएंगे इतरेतर द्वंद्व समास में, इसमें क्या होगा? हमेशा इसमें विलोम व विलोम जैसे, विलोम व विलोम जैसे शब्द आते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात पढ़ी हमने, तो इसकी महत्वपूर्ण हुई तो अगले की भी महत्वपूर्ण होगी। अगले की पढ़ते हैं। इसमें कैसे आएंगे? सदैव विलोम शब्द आएंगे। कैसे आएंगे? सदैव विलोम शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं? सदैव विलोम शब्द आते हैं। और इसमें क्या रहेगा बच्चे? इसमें रहेगा, इसमें होगा कि इसके अंत में क्या होगा? इसमें अंत में आदि इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका? आदि शब्द का या इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ये बात हमने किसके बारे में पढ़ी? इतरेतर के बारे में पढ़ी, विकल्प के बारे में पढ़ी और समाहार द्वंद्व समास के बारे में पढ़ी। अब हम इनके उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण लेते हैं। तो इतरेतर के हमने उदाहरण लिए। कहा कि इसमें विलोम शब्द और विलोम जैसे शब्द, जैसे कि हमने दूध रोटी की बात की थी, और भी शब्द आते हैं। जला भुना शब्द आता है आपका। कौन सा शब्द आता है? जला भुना शब्द आता है। आकाश पाताल शब्द आता है। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कौन से शब्द हैं? इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो इनको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखिए दूध रोटी, दूध रोटी, दूध और रोटी, जला भुना, जला और भुना। आगे है आपका माता पिता, ये तो हमने लिया ही था उदाहरण में, माता पिता। आगे है यहाँ पे आकाश पाताल। कौन सा? आकाश पाताल। और जो हमारे मध्य गिनती शब्द थे जो कि हमने पढ़े थे, किस में पढ़े थे? जो कि हमने द्वंद्व समास में पढ़े थे, द्विगु समास में पढ़े थे। और उसमें जो हमने पढ़े थे 61 है, 24 है। ये हमारे जो एक तो 1 से लेकर 10 और 10 से लेकर 100, जो नीचे की लाइन और पहली लाइन और नीचे वाली जो लाइन थी उनको छोड़कर, और एक जो 9 के साथ जिनका संयोग हुआ था उनको छोड़कर, जो बीच की मध्य गिनती शब्द जो थे हमारे, कौन से? मध्य गिनती शब्द, मध्य गिनती के अंक जो आएंगे वो भी किस में आएंगे? आपके इतरेतर द्वंद्व समास में आएंगे। किस में आएंगे? इतरेतर द्वंद्व समास में आएंगे। अब बात करते हैं विकल्प द्वंद्व समास की। तो देखिए भला या बुरा, भला या
बुरा, कह देते हैं कि फलाने आदमी ने आपके बारे में भला या बुरा कहा, तो भला बुरा। अब हमें यही नहीं पता चलता कि उसने हमारे बारे में भला कहा या बुरा कहा। देखिए शीतोष्ण, एक शब्द लिख रही हूं मैं यहाँ पे, शीतोष्ण। देखिए दोनों हमारी ऋतुएं होती हैं, क्या होती हैं, दोनों ऋतुएं होती हैं, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आती। या तो शीत ऋतु आती है या उष्ण ऋतु आती है आपकी, तो दोनों एक दूसरे के विकल्प में ही आएंगे। आगे है आपका यश या अपयश। यश अपयश एक दूसरे के हमेशा ये विपरीत रहेंगे, यश अपयश। आगे है बच्चे लाभालाभ, लाभ अलाभ, लाभा लाभ। आगे है बच्चे कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य कर्तव्य, यानी कि कर्तव्य या अकर्तव्य, दोनों को मिला दिया गया है। अगला शब्द है जय पराजय। क्या है, जय पराजय। तो ये क्या हो गए आपके विकल्प द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। अब देखिए समाहार शब्द में, यानी कि जिसमें समाहार होता है, क्या क्या लिखेंगे, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, साग पात, साग पात, चाय वाय, चाय वाय। आगे है बाल बच्चे, बाल बच्चे, बहू बेटियां, क्या आगे, बहू बेटियां। ये शब्द क्या होंगे हमारे समाहार शब्द के, समाहार द्वंद्व शब्द के क्या होंगे, उदाहरण होंगे। किसके उदाहरण होंगे, द्वंद्व शब्द, द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले की। अगला जो होगा हमारा, अगला समास जो होगा वो होगा बच्चे हमारा बहुब्री समास, यानी कि कौन से नंबर वाला, 4 हमने पढ़ लिए हैं, 5वां पढ़ रहे हैं, कौन सा, बहुब्री समास। किसकी बात कर रहे हैं अब, बहुब्रीहि समास। अब बात कर रहे हैं किसकी, बहुब्रीहि समास की। जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने 4 पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 4 भेद पढ़े थे, तो उनमें जो हमारा बहुब्रीहि समास था उनमें कौन सा था, उभय पद अप्रधान समास। कौन सा था, उभय पद अप्रधान समास। कौन सा पढ़ा था, उभय पद अप्रधान समास, ये हमने पढ़ लिया था। इसे आगे बात करें तो यानी कि दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद अप्रधान होंगे, दोनों पद अप्रधान होंगे, ये बात जान ली। अब दोनों पद अप्रधान है तो क्या रहेगा, किसी अन्य पद की प्रधानता रहेगी, क्या रहेगा, अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद की प्रधानता रहती है, अन्य पद की प्रधानता रहती है, ये बात हमने पढ़ी। अब जब यहाँ अन्य पद की बात करें तो अन्य पद क्या होगा हमारा, अन्य पद को हम एक और नाम से जानेंगे, क्या, सांकेतिक पद भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अन्य पद को, अन्य पद को सांकेतिक पद भी, सांकेतिक पद भी कहा जा सकता है। ये किसकी बात करी हमने, सांकेतिक पदों की बात करी। अब देखिए जो हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे उन्हें कौन से शब्द भी कहा जाएगा बच्चे, उन्हें योग रूढ़ शब्द भी कहा जाएगा। इसके समस्त पद को क्या कहा जाएगा, इन्हें योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। अब योग रूढ़ की बात करें, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो देखिए रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं, रचना के आधार पर
रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? शब्द के 3। कौन से? पहला होता है रूढ़। कौन सा? रूढ़। दूसरा होता है आपका यौगिक शब्द। कौन से शब्द? यौगिक शब्द। और तीसरा होता है बच्चे आपका योगरूढ़ शब्द। कौन सा? योगरूढ़ शब्द। तो देखिए बच्चे, रूढ़ शब्द यानी कि जो पुराने शब्द हमारे, यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग होता है, यानी कि जोड़ के शब्द होते हैं। वो क्या होते हैं? जोड़ के। ये कौन से शब्द होते हैं बच्चे हमारे? जोड़ के शब्द होते हैं। जोड़ के शब्द होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? यौगिक शब्दों की। और हमेशा जो समस्त शब्द वो होंगे, जो हमारे शब्द होंगे, वो कौन से होंगे? वो हमारे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय होंगे। यानी कि क्या क्या होंगे? संधि शब्द होंगे, उपसर्ग शब्द होंगे, और हमारे कौन से शब्द होंगे? प्रत्यय शब्द होंगे। ये बात करी। अब बात करते हैं योगरूढ़ शब्दों की। देखिए यहाँ भी योग तो होगा 2 या 2 से अधिक शब्दों का। योग तो होगा बच्चे, योग तो होगा, लेकिन परंतु क्या रहेगा? परंतु जो अर्थ होगा, जो अर्थ निकलेगा, वो विशेष सामान्य न रहकर कैसा रहेगा? विशेष रहेगा। यानी कि किसी अन्य की तरफ इशारा करेगा, संकेत करेगा। किसी अन्य की तरफ क्या होगा? संकेत करेगा। तो बच्चे, जो हमारे योगरूढ़ शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द हो सकते हैं, लेकिन यौगिक शब्द कभी भी योगरूढ़ शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि योगरूढ़ शब्द क्या करते हैं? योगरूढ़ शब्द किसी अन्य की तरफ, किसी तीसरे की तरफ आपको संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं। अब जैसे मैंने शब्द लिया, देखिए शब्द लिया मैंने लंबोदर। क्या लिया? शब्द लिया मैंने लंबोदर। तो इसकी संधि भी होती है। क्या संधि रहेगी इसकी? लंबा प्लस में उदर। लंबा प्लस में उदर। आ और ऊ मिलकर यहाँ पे क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। और ये कौन सी संधि का उदाहरण था बच्चे? हमारा गुण संधि का उदाहरण था, गुण सवर संधि का उदाहरण है। तो देखिए लंबे का अर्थ क्या होता है बच्चे? लंबे का अर्थ होता है बड़ा। क्या अर्थ होता है? बड़ा। और उदर का अर्थ क्या होता है? पेट होता है। तो यानी कि अगर इसका विग्रह समास के रूप में किया जाए तो क्या होगा? लंबा है जिसका उदर, या लंबा है उदर जिसका। क्या लिखेंगे? लंबा है उदर जिसका। तो हम यहाँ हर व्यक्ति के पेट की बात नहीं करेंगे। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये हमारे श्री गणेश, जो हमारे गणेश जी थे, उनकी तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? गणेश जी की तरफ इशारा कर रहा है। ये तो ये क्या हो गया हमारा? लंबा उदर, यानी कि जो स्पेशल व्यक्ति किसी स्पेशल विशेष तौर पर किसी अन्य की तरफ इशारा कर रहा है, वो कौन से शब्द कहलाएंगे? आपके बहुब्री समास में योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो हम योगरूढ़ शब्दों को क्या कह सकते हैं? हम योगरूढ़ शब्दों को क्या कह सकते हैं बच्चे? योगरूढ़ शब्दों को हम बहुब्री समास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? योगरूढ़ शब्दों को बहुब्री समास कह सकते हैं। अब बात करें इसकी परिभाषा की। किसकी? बहुब्री समास की परिभाषा। तो देखिए बहुब्रीही समास की परिभाषा की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए, जिस समस्त पद में क्या रहेगा बच्चे? देखिए, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में जब हमने पहली कक्षा ली थी, समास भाग 1 पढ़ा था, तो उसमें हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि हमारा समस्त पद होता क्या है। तो हमारा समस्त पद क्या होता है बच्चे? हमारा समस्त पद होता है क्या?
समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द, यानी कि क्या, समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द क्या कहलाएगा? समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द आपका बच्चे कहलाएगा समस्त पद, या सामासिक पद भी इसको कहा जाता है। तो जिस समस्त पद में हम परिभाषा के बारे में पढ़ रहे थे, जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो तथा अन्य पद की या अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, तथा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, वहाँ कौन सा समास होगा बच्चे? वहाँ आपका बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो हमने अभी पढ़ा कि जिस समस्त पद में दो, यानी कि समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हो तथा अन्य पद की प्रधानता आती है, वहाँ कौन सा समास होगा हमारा? वहाँ हमारा बहुब्रीहि समास होगा। अब देखिए, मैं आपके सामने उदाहरण लिख रही हूँ। देखिए, मैंने उदाहरण लिखा ऐतनु। जैसे मैंने लिखा ऐतनु, आगे लिखती हूँ मैं अनंग, आगे लिखा मैंने मकर ध्वज, आगे लिखा मैंने रतिपति। तो इनका विग्रह करें तो देखिए, तन रहित है जो, ऐतनु तन रहित है जो, आगे है अंग रहित है जो, अंग रहित है जो, मकर है ध्वज जिसका, मकर है ध्वज सॉरी भाई, यहाँ पे ध्वज, मकर है ध्वज जिसका, आगे है रति का है पति जो, क्या? रति का है पति जो। अब बात करें यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो यहाँ जो चार वाक्य, जो चार शब्द लिखे हैं और जब उनका शब्द विग्रह किया गया, समास विग्रह किया गया, तो किसकी बात हो रही है? कामदेव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कामदेव की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। किसकी हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य बात निकल के आती है वह क्या होगी? मुख्य बात क्या होगी कि यदि कोई पर्यायवाची शब्द आता है, यदि 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 कोई पर्यायवाची शब्द आता है तो वहाँ भी कौन सा समास होगा? आता है तो वहाँ भी आपका बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा भाई? बहुब्रीहि समास होगा। और उदाहरण है आपके, देखिए समुद्रजा। और उदाहरणों की बात करें, समुद्रजा यानी कि लक्ष्मी। आगे बात करें हिमतन्या, हिमतनिया पार्वती। आगे बात करें रावण आरी। देखिए ये शब्द देखिए आप, रावण आरी यानी कि रावण का आरी। आरी बच्चे अरी नहीं, रावण का आरी। आरी होता है भगवान, लेकिन अरी होता है दुश्मन। तो इसका आरी कौन था? श्री राम थे। आगे हैं कामारी, काम का, कामदेव का आरी या काम का आरी, कामदेव का आरी अर्थात शिव। एनिकेत क्या होंगे? एनिकेत यानी कि जिसके पास घर नहीं होती, निकेत रहित है जो,
कौन थे निकेत रहित? निकेत रहित है जो, कौन थे भाई? शिव जी। कौन थे? ये भी शिव जी थे हमारे। आगे हैं चंद्रचूड़। कौन सा शब्द लिखा मैंने? चंद्रचूड़। जिसके चूड़ पर चंद्र है। किसके चूड़ पर है? जिसके चूड़ पर चंद्र माँ है। शाखा मृग। आगे शब्द लिखती हूँ, शाखा मृग। ये जो शब्द है हमारे, शाखाओं का मृग है जो। कौन? शाखाओं का मृग है जो। लोकपाल। लोक का पालक है जो। कौन? लोकपाल शब्द है। आगे आपका भूदान शब्द है। उससे आगे आपका दूरदर्शन शब्द है। ये तो बात करी हमने किसकी? किसकी बात करी भाई? हमने पर्यायवाची शब्दों से। आगे है एक शब्द और लिखती हूँ मैं यहाँ पे, अर्कजा। अर्कजा होता है बच्चे आपका समुद्र की पुत्री। समुद्र की पुत्री। किसकी बात कर रहे हैं हम? यमुना की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अब तीसरी बात यहाँ पे मुख्य बात क्या निकल कर आती है? देखिए, मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ। शब्द देखिए, सहपरिवार, सहपरिवार, सहभ्राता। आगे शब्द लिखा सप्तनिक, सपत्निक। आगे है सफल, सकुशल। आगे लिखा सानुज। तो देखिए, यहाँ पे सबके आगे सह उपसर्ग लगा दिया गया। अब बात मैंने पहले भी बताई थी कि उपसर्ग का प्रयोग हम बहुब्रीहि समास में भी करेंगे। किस में करेंगे? बहुब्रीहि समास में भी हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसकी जो मुख्य लाइन होगी वो लिख रही हूँ। देखिए क्या है, यदि सह या सह उपसर्ग साथ में सहित का अर्थ बताने हेतु, देखिए साथ में या सहित का अर्थ बताने हेतु, अर्थ बताने हेतु, अर्थ बताने हेतु स या सह, ये दो उपसर्ग ले लिए बच्चे हमने। स या सह उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग जोड़कर सामासिक पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सामासिक पद या समस्त पद बनाते हैं। समस्त पद बनाते हैं तो वे बहुब्रीहि समास में गिने जाते हैं। बहुब्रीहि समास में गिने जाते हैं। तो ये क्या बात हुई? देखिए, सानुज यानी कि अनुज के साथ हैं जो, अर्थात हम राम को ही नहीं कह सकते, अपने छोटे भाई के साथ में। हम भी तो बहन भाई हैं, हमारी भी तो पत्नी होगी, किसी न किसी रिलेशन सब होते हैं। तो ये हर उस आदमी के लिए बात होगी जो अपनी पत्नी के साथ है, जो अपने भाई के साथ है, जो अपने छोटे भाई के साथ है या अपने परिवार के साथ है। तो यहाँ हर उस पर्सन की बात हो रही है जो अपने परिवार के साथ है। सिर्फ राम के बारे में हम नहीं कह सकते। तो ये था हमारा क्या? बहुब्रीहि समास। क्या था बच्चे? ये हमारा बहुब्रीहि समास। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में, जो कि हमारा अंतिम समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में तत्पुरुष समास और उसके भेदों का पूर्ण वर्णन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।